अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की मिश्रित खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। मछली पालन की RAS तकनीक से किसानों को होगा फायदा। किसान भाइयों, अरहर एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि खेत में लंबे समय तक रहती है, लेकिन कभी कभी जल भराव, कम वर्षा या कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण किसानों को इस फसल से वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसान अगर अरहर के साथ 2 या 2 से अधिक अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करें तो वह होने वाले इस नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाई खरीफ में अरहर के साथ अंतर्वर्तीय फसलों की खेती किस तरह से करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार सिंह। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सहफसली खेती कहते हैं। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए, वही सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उर्द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्रवन, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अपने बिहार राज्य में अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन जब हम अंतःवर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें
तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो 2 कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, 1 कतार अरहर का, फिर 2 कतार मड़ुआ का, या 2 कतार सोयाबीन का, या 2 कतार मूंगफली का। और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरगम लेना है तो 1 कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में 1 कतार हम बाजरे का या फाडर सुरगम का ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कतारों के बीच में हमें प्रबंधन करना होता है और कोशिश करना चाहिए कि पर्याप्त स्पेस रखें। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ बाजरे का अंतर्वर्ती फसलें। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रोएक ग्रो 9450, 9450 प्लस इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में 1 लाइन अरहर और 1 लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सहफसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की 2 पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, DAP 88, क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सहफसली खेती। उर्द की किस्मों जैसे टाइप 9, पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर दर रखें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पज से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पज से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, MP चेरी है और बहुत सी प्रजातियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के 1 कतार के बीच में 1 कतार चारे की ली जा सकती है। इससे आपको 60 से 65 दिन बाद चारा की कटाई कर ली जाती है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और साथ ही साथ अरहर पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का उत्पादन मुख्य फसल जैसा ही होता है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहाँ की ज़मीन हल्की दोमट या दोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है। उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। बाकी नाइट्रोजन के 2/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांट करके इंटरक्रॉप की आवश्यकता अनुसार तथा मुख्य फसल की आवश्यकता अनुसार उसको 2 बार में स्प्लिट करते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं सहफसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर।
मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। तो इस प्रकार हम विभिन्न फसलों का अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करके अरहर के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, मुनाफा भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसलों के लेने से मृदा क्षरण भी नहीं होता और मृदा का जो उत्पादकता है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, वो भी बरकरार रहती है। तो इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश में कृषि एक उद्योग का रूप ले चुका है। घटती जोत के कारण किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। खेती के प्रति किसान काफी जागरूक हो रहे हैं और किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न नए नए तरीकों को अपनाकर मछली पालन कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं करनाल जिले के भुटाना गांव के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी से, जो मछली पालन पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। ये जो RAS टेक्निक होती है, इस टेक्निक का मतलब है कि भी इंडोर फिश फार्मिंग सिस्टम। आपको मौसम के विपरीत जाकर के मछली पालन अगर करना है तो RAS विधि उसके लिए बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों, अगर आपके पास जगह कम है और पानी की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है और आप मछली पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी कि RAS तकनीक की मदद से कम जगह में सीमेंट के टैंक बनाकर मछली पालन करके 8 से 10 गुना ज्यादा मछली का उत्पादन कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो क्या है RAS तकनीक, आइए जानते हैं। RAS के लिए एक क्लोज शेड बनता है। शेड के साथ साथ आपको गोल्ड सर्कुलर टैंक्स बनाने होते हैं। कम से कम 8 टैंक हमारे इसके अंदर हमने बनाए हुए हैं। अगर कैपेसिटी की बात करें 30,000 लीटर के हमारे टैंक हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें ऑक्सीजन के लिए एरिएटर्स लगाए हुए हैं, ब्लोवर्स लगाए हुए हैं। जो हमारा मछली का मल है उनको बाहर निकालने के लिए हमने इसमें मैकेनिकल फिल्टर की मदद ली हुई है। मल के अलावा भी जो गंदगी बच जाती है उनको साफ करने के लिए हमने इसमें बायोलॉजिकल फिल्टर्स लगाए हुए हैं। नीरज चौधरी ने बताया कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट में टेम्परेचर कंट्रोलर लगा है, जो खुद तापमान नियंत्रित करता है। सर्दी और गर्मी का असर मछलियों पर नहीं पड़ता है। पहले जब तालाबों में मछली पालन होता था तो प्रवासी पक्षी भी मछलियों को खा जाते थे। इससे किसानों की आय पर फर्क पड़ता था, लेकिन इसमें शेड के अंदर ऐसी समस्याएं किसानों के सामने नहीं आती हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें काफ़ी सारे ग्रोथ प्रमोटर्स और मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारा पानी जो है सालों साल चल सके और मछली का उत्पादन जो है हम अच्छे तरीके से ले सकें। तो इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि हम साल भर मछली उत्पादन कर सकते हैं, चाहे बाहर बारिश हो, धूप हो, बर्फ़ पड़ रही हो। अंदर आपकी जो मछली पैदा हो रही है उसको बाहर के मौसम से कुछ भी नहीं लेना। उसको अपना अंदर अच्छा भोजन दो, अच्छा पानी साफ रखो, ऑक्सीजन दो, और यही सब पैरामीटर हैं मछली को ग्रो करने के लिए जो हमने इसके अंदर मेंटेन किए हुए। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि भी आपको मछली कौन सी पाल रहे हैं, क्योंकि मछलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं।
जो मछली हमारी इंडोर फिश फार्मिंग के अंदर तरीके से अच्छे से पल सकती है उसी मछली को इसके अंदर पालें। जैसे कि पंगास मछली है, वो भोजन जो है फ्लोटिंग फीड खा करके अच्छा ग्रो कर सकती है, उस मछली को इसके अंदर पालें। रूपचांद एक हमने नई मछली इसके अंदर डाली है जो कि मार्केट के अंदर 180 रुपये किलो तक बिकती है। अगर आप उसका साइज़ अच्छा कर लेते हैं, वो मछली हमने इसके अंदर डाली है जिसका खाने के अंदर भी स्वाद बहुत अच्छा है। तो किसानों को इसका खाने का लाभ भी मिलेगा, पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी, आमदनी भी अच्छी होगी। इसी के साथ साथ अन्य 2-3 मछलियाँ हैं जैसे कि सोल, मरल बोलते हैं उसको, स्नेक हेड उसका साइंटिफिक नाम है। वो हमारे पूरे भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन मछली है खाने में स्वाद के अनुसार और न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अनुसार। तो सोल मछली अगर आपको इसका सोल का बीज मिल जाता है तो इसके अंदर एक टैंक से अगर हम बात करें 2 से 3 टन जो है सोल आप हार्वेस्ट कर सकते हो। और सोल का जो बाजारी भाव है आज के टाइम में अगर जिंदा हम बेचते हैं 1.5 से 2 kg का सोल तो लगभग 600 से 700 रुपये kg जो है उसका बाजार का भाव मिलता है। तो लगभग 12 से 14 लाख रुपए की सोल आप एक मछली 1 साल के अंदर एक टैंक से हार्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप 8 टैंक की बात करें तो 18 से 20 टन का उत्पादन जो है 8 टैंक से आप सोल मछली का ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन है। लगभग 1 करोड़ रुपए का आपका उत्पादन होगा, जिसमें से 40 से 50 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होगा, 40 से 50 लाख आपके खर्च हो जाएंगे, जो कि उसकी फीड की कॉस्ट होगी, बीज का खर्चा होगा, साल भर बिजली का और आपका मेंटेनेंस का और लेबर कॉस्ट होगा। सोल के साथ साथ एक बटर फिश आती है, पाबदा मछली बोलते हैं जिसको। पाबदा मछली जो है बंगालियों की और जो आसाम उड़ीसा के साइड के जो लोग हैं उनकी चहीती मछली है। बटर फिश इसलिए बोलते हैं, वो बहुत टेस्टी होती है मक्खन की तरह, और उसका जो महज वजन होता है 80 से 100 ग्राम का वजन होता है। बंगाल में कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जिसके यहाँ पाबदा अगर शादी में परोसी जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो उस मछली का भी आप यहाँ पर सीड लाएं, उसको ग्रो करें, क्योंकि वो जो है कम समय के अंदर 80 से 100 ग्राम हो जाती है। और यहाँ दिल्ली के अंदर उसका बाजार की भाव बहुत मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया के जो लोग आकर के बसे हुए हैं, बंगाल से, केरला से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उन लोगों का पसंदीदा भोजन है और यहाँ पे कोई कम लोग ग्रो करते हैं उसको, तो अच्छा बाजार जो है उसका दिल्ली मिल सकता है। इनको हम खाने के लिए जो फ्लोटिंग फीड दे रहे हैं, लगभग 2 टाइम इसका भोजन देते हैं। 3 से लेके 5% तक बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको खाना देते हैं। एक दिन में 3 से 5% का मतलब है अगर आपकी मछली का वजन एक टैंक के अंदर जो बायोमास है अगर 1 टन है तो उस 1 टन पे आप 3 से 5% कैलकुलेट करो तो लगभग 30 से 50 किलो का जो भोजन है एक टैंक में प्रतिदिन 2 टाइम में बांट के दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम 8 टैंक हैं, लगभग 8 टैंक में हमारा 400 से 500 kg जो फीड है डेली लगता है, जब तब तक हमारा उत्पादन नहीं आता। ये जो मछली है बेसिकली बहुत स्पीड से ग्रोथ करती है, क्योंकि ये ओमनीवोरस है। ये आपका कार्नी मतलब दूसरा फीड भी खा लेती है और आपका जो मीट टाइप का जो भोजन है वो भी खा लेती है। तो जो ओमनीवोरस फिशेज होती हैं वो थोड़ी ग्रोथ फास्ट करती हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग मछली होती है, इसको डिजीज़ नहीं आती। इसके जो छिलके हैं ऊपर के जो स्केल हैं बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से कई डिजीज़ हैं, जो अर्गुलोसिस हो गया, लर्निया हो गया, वो इसके ऊपर नहीं लगता है। और उसके साथ साथ इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर स्वाद होने की वजह से वो बहुत बेहतरीन है। मार्केट में मछली अभी 150 से लेकर 180 रुपये केजी तक बिक रही है, वो भी आपके फार्म गेट से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बिक जाती है। मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि भी जो लोग मछली पालन कर रहे हैं इस नई मछली को अपनाएं। हमारे जो किसान भाई रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी कि RAS तकनीक से मछली पालन करना चाहते हैं तो वो इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या फिर नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, विरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकी रांची और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग संथाल पहाड़िया सेवा मंडल देवघर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर
झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के बाद मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान अपने खाली पड़े खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें और खेत की मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण करें। फल या वानिकी के पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करें। जो किसान भाई अदरक, हल्दी या ओल की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं, वे अब इसकी बुआई मेड़ बनाकर ही करें। खरीफ फसल की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम, अगर खेत में दीमक का प्रकोप अधिक हो तो बीज को उपचारित करने के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुरियाट, जिला दुमका के कृषक बाबूलाल ने। ये टिश्यू कल्चर विधि से केला के पौधे रोपाई करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बाबूलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, सबसे पहले जो बिहार में केले की खेती बहुत पुरानी हो रही है, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वो पुरानी तकनीक से जो खेती हो रही थी वो उसमें किसानों को बहुत कम फ़ायदा हो रहे थे। केले के खेती के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में अच्छा माना जाता है। और वैसे भूमि पर भी हम लोग लगाते हैं जिसका जो क्षारीय होता है, जो पीएच का रेंज होता है वो 5 से लेकर 8 के बीच में जिसका पीएच होता है वो उपयुक्त माना जाता है। इसको हम लोग उसी ज़मीन पे लगाते हैं जहाँ पानी का जमावट कम हो और पानी नहीं लगे और जहाँ पानी का निकासी अच्छी हो। और ये प्लांट जो लगाने का जो मौसम है वो मई जून में है और लगाने से पहले 15 दिन पहले हम लोग गड्ढा तैयार कर लेते हैं, उसमें उर्वरक दे देते हैं और जो भी उसमें उपचार करने के लिए हम लोग कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग करते हैं। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए 4-5 गहरी जुताई करके भूरा भूरा बना लेना चाहिए। मई माह में खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रोपाई की जाती है। भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति गड्ढा गोबर की खाद 10 किलोग्राम, नीम की खली 250 ग्राम, 300 ग्राम नत्रजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की आधी मात्रा पौधरोपण के समय तथा शेष आधी मात्रा रोपाई के बाद देनी चाहिए। टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत से वैरायटी को तैयार किए हैं जिसमें मालभोग, चिनिया, G9 ये सब वैरायटी मुख्य है। इसको लगाने से मेन फ़ायदा ये है कि जो पौधा लगाने का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो हम कम जाता है और जो किसानों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां से जो जूझना पड़ता था जिससे उत्पादन किसानों के कम हो जाती थी उसमें गिरावट आई है। और जो टिश्यू कल्चर का प्लांट होता है उसमें बीमारी बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। और इसमें जो फल लगते हैं वो बहुत अच्छे किस्म के होते हैं और पैदावार जो होते हैं 30 से 35 kg पर प्लांट प्राप्त होता है। और जो पुराने विधि से लगाते थे उसमें उसका फल भी बहुत कम होता था, छोटा छोटा होता था और 30 से कम होता था, मतलब 25 से 30 के बीच में पाया जाता था। केले की फसल के लिए गड्ढों की दूरी 45 गुना 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढों में रोपित करें। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रोपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रोपाई 1.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबाएं। जो
5 से 6 फीट के दूरी पर लगाते हैं। और जो टिश्यू कल्चर प्लांट होते हैं उसके लिए लगाने के लिए हम गड्ढे जो करते हैं वो बहुत कम 5 से 6 इंच ही या 8 इंच तक करते हैं। लेकिन जो पुराने उसमें हमारा जो लेबर कॉस्ट होते हैं वो कम जाते हैं। और जो प्लांट का जो मिनिमम हाइट होता है 8 से 12 इंच के जो प्लांट होते हैं वो उपयुक्त होते हैं लगाने के लिए। टिश्यू कल्चर विधि से केला की रुपाई करने के फायदे: कीट और रोग मुक्त पौधे विकसित होते हैं, एक समान बढ़त और अधिक पैदावार के साथ कम समय में फसल की परिपक्व हो जाती है। इस विधि से वर्ष भर रुपाई संभव है क्योंकि विकसित पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराए जाते हैं। कम अवधि में एक के बाद एक अंकुरण संभव है जो खेती में लागत कम कर देते हैं। कम अवधि में नई किस्में तैयार की जा सकती हैं और फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। पौधा तो हमें अच्छी कीमत पे मिल सकती है, ये फायदा हो सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर प्लांट का एक और ये फायदा भी है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।